नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बतकही का यह 10वां एपिसोड शूट हो रहा है और इस बतकही में हमारे अतिथि हैं, जैसा कि कैमरे में आप देख सकते हैं, नाम है फिरोज सर और बीके भिवाई करके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कि बरौली में स्थित है। चलिए फिरोज सर से हम बात करेंगे और फिरोज सर से जानेंगे कि आखिर बीके भिवाई कंप्यूटर संस्थान चलाने के पीछे क्या संघर्ष रहा है और इस संघर्ष में फिरोज सर कैसे अपने आप को सरवाइव करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस बतकही के कार्यक्रम में जनता फिल्म्स रिपोर्टिंग के माध्यम से मैं मनमीत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका भी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए इस बतकही के एक एपिसोड के माध्यम से आप आए हम लोगों से बात करने के लिए। इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग इस बातचीत के क्रम को शुरू करेंगे और सबसे पहले फिरोज सर से ये जानेंगे कि आखिर बीके भिवाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करने से पहले फिरोज सर कहाँ कहाँ और कौन कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? देखिए, पढ़ाई के मामले में कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरे जगहों पे शुरू से लेकर के हम लोगों ने 2004 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद से इंटरमीडिएट करने का मौका मिला। डीएवी कॉलेज सिवान हम लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अनुमति मिला, उसमें हम लोगों ने किया। सिवान में पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ अपना ध्यान रखा। कंप्यूटर साइंस में आगे की बहुत सी पढ़ाइयाँ हुई, जिसमें हम लोग अंतिम जो पढ़ाई रही वो बीटेक सीएस ब्रांच से रही। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो है ये सिर्फ आईटी सेक्टर में ही हमारा रहा है, बेसिकली किसी और क्षेत्र में नहीं रहा। अच्छा, पढ़ाई पूरी होने के बाद मतलब बरौली में बीके भिवाई शुरू किए या इससे पहले कोई और मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे कहीं काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, बीके भिवाई के तौर पे एक हम लोगों की संगठित टीम थी। इससे पहले उसमें हम लोगों ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को, हम लोग एक टीम थी, हम थे, एक हमारे साथ शकील सर थे और भी बहुत से लोग थे। उसमें एक टीम थी, हम लोग एक जगह काम किया करते थे। काम क्या, आपको समझ लीजिए कि वो एक फ्री टाइम में जब आए हुए थे पढ़ाई छोड़ करके, लगा कि नहीं उसमें कुछ टाइम पास के तौर पे, तो मित्रता में एक जगह मित्र के तौर पे आदमी काम किया। कुछ बच्चों के साथ अनहोनी रही और उन बच्चों की अनहोनी ने हमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स का डायरेक्टर बना दिया। बाकी कोई चीज़ें नहीं रही, सिर्फ बच्चों की अनहोनी रही। बच्चे एक सवाल किए हमसे, वो काफ़ी लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन बच्चों ने एक सवाल किया हमसे कि हम लोगों का भविष्य जो है ख़राब हो जाएगा, हम लोगों ने जो कंप्यूटर के प्रति टाइम दिया ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हालांकि उस समय हम एक वीज़ा लगा चुके थे, गल्फ़ जाने की हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन 50 से 60 बच्चों का एक समूह हम लोगों से मिला और बोला कि नहीं सर, हम लोगों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो उन 50 से 60 बच्चों का भविष्य बनाने के उद्देश्य से हम लोग बरौली में रुक गए। और उस समय जब रुके तो ये उद्देश्य नहीं था कि हम लोग जा करके कुछ जो है पढ़ाने का काम करेंगे या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करेंगे। हम लोगों को लगा कि इन 50 से 60 बच्चों के भविष्य को सिर्फ बचा लेना है, उसके बाद फिर हम अपनी जो है जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्चों की मोह माया थी और इस मोह माया ने हम लोगों को एक टीचर के रूप में, आईटी सेक्टर के टीचर के रूप में जो है वो यहाँ पे प्रसिद्ध कर दिया। बस इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। अच्छा, ये बीके भिवाई मतलब लगभग कितने वर्षों से यहाँ चल रहा है? देखिए, बीके भिवाई से पहले हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम चलाते थे, हाईटेक कंप्यूटर। हाईटेक कंप्यूटर हम लोग जो चालू किए थे वो यहाँ पे 2012 में चालू किए थे, 2 अक्टूबर 2012 को। उस समय से लेकर के हाईटेक कंप्यूटर आपको 2017 तक चला, 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक। 2017 में 7 जुलाई को बीके भिवाई से हम लोगों को अफिलिएशन मिला। इसके तहत एक जैसे डायरेक्टरशिप के कॉम में जो हम भी हैं उसमें, तो बीके भिवाई को उस समय स्टेबलाइज किया गया और उस समय से फ्रेंचाइजी के तौर पे बीके भिवाई चल रहा है। जो बिल्कुल हम लोगों को लगा कि उस समय तक जो हाईटेक चलता था उस समय काफ़ी कॉस्टली एजुकेशन हुआ करती थी, खास करके आईटी सेक्टर की, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। बीके भिवाई को लाने का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही था कि चीप लेवल की एजुकेशन मिल सके, आईटी सेक्टर में बच्चों को डिजिटली जोड़ा जा सके, डिजिटली बनाया जा सके। ये उद्देश्य था कि नहीं, डिजिटल रूप से लोगों को जोड़ने का। इसके सिवाय जो ग्रामीण क्षेत्र आप जानते हैं, क्योंकि आप तो एक बहुत ही पुराने हमारे विद्यार्थी रहे हुए हैं,
और खुशी की बात है कि हम विद्यार्थी को एक इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने ही विद्यार्थी को। बहुत ही खुशी की बात है कि मनमीत बाबू जो है आज इस जगह पे हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी एक चीज़ थी कि आईटी ग्रामीण क्षेत्र था, ये आईटी सेक्टर में डेवलप नहीं था। लोगों को मोबाइल चलाना, लोगों को और सब चीज़ों पे काम करना, आप 2012 के समय को याद कर सकते हैं। लोगों के पास मोबाइल उतने तरीके के नहीं हुआ करते थे। उस समय से इस क्षेत्र को हम लोगों ने मजबूत करना शुरू किया। और आज के डेट में अगर आप बात कीजिए तो इस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई एरिया नहीं है, कोई गांव नहीं है जिस क्षेत्र में हम लोगों के विद्यार्थी इस चीज़ से डेवलप होकर के कुछ बेहतर नहीं किए हुए, बहुत बेहतर किए हुए। कुल मिलाकर के मतलब 2012 में हाईटेक कंप्यूटर शुरू हुआ और 17 के बाद ये BKVY हो गया। अब बात एक खुल ही गई है तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए। हमारे पूरे टीम में या इस यूट्यूब क्षेत्र में, पत्रकारिता में और सोशल मीडिया में जो कुछ भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से सीखे हैं। मुझे याद आ रहा है 2012 में इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था, 2013 में हम लोग पास आउट हुए थे शायद। और जितने भी टेक्निकल चीज़ हो या जो भी चीज़ आप हमारे माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देखते और सुनते हैं, उस सारी टेक्निकल चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने यहीं से ली थी। और हमारे साथ पूरे मित्र मंडली का महकमा हुआ करता था जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे। आज समय है कि हम लोग भी सर का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर इस कार्यक्रम में अतिथि बना रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बातें बता देना उचित समझा। खैर, अब इस क्रम में फिरोज सर से हम यह जरूर जानेंगे कि जब से यह इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये तो बड़ी बात है ही कि मतलब बरौली जैसे ग्रामीण इलाके में फिरोज सर और BKVY एक बड़ा नाम है। क्योंकि जब यह सारे सिस्टम यहाँ शुरू हुए थे तब लगभग बरौली में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, और अगर हुआ भी करता था तो बस वह पोस्टर और बैनर पे हुआ करता था। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि अब तक अपने इंस्टीट्यूट से कितने बच्चों को मतलब आपने कंप्यूटर की शिक्षा दे करके विदा किया है? देखिए, जिस समय 2012 का सेशन था, उस सेशन में हम लोगों को याद है, जिस समय 2012 में फर्स्ट टाइम आप लोग भी थे उस चीज़ में, एक हिस्सेदारी में। उस समय बच्चों की जो संख्या थी इंस्टीट्यूट्स में, उस समय मात्र हम लोगों के पास 6 सिस्टम हुआ करता था और 6 सिस्टम के माध्यम से हम लोग पढ़ाना शुरू किए। जिस समय एक कंप्यूटर सिस्टम को खरीदने के लिए 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये की खर्च करनी पड़ती थी। उस हिसाब से हम लोग जो है शुरू किए। 2012 में भी जो हम लोग चालू किए, उस समय भी हम लोगों के पास 100+ में स्टूडेंट पहली बार आए। लेकिन अफसोस की बात थी कि उस समय पूरे इंस्टीट्यूट्स में 100+ स्टूडेंटों की संख्या थी और लड़कियों की संख्या जो है वो 12 से 15 थी। 100+ में लोग नहीं भेजा करते थे, गर्ल्स उस समय नहीं पढ़ा करती थी। लेकिन जब हम लोगों ने इस चीज़ को और विस्तार किया, बेहतर करना शुरू किया, 2012 के बाद जो होनहार विद्यार्थी थे वो आना शुरू किए। उन लोगों को देख करके बहुत से लोग आना शुरू किए। और हम लोगों ने उस समय भी जो है देखा है कि जिस समय हम लोग इस क्षेत्र को लोग पसंद नहीं किया करते थे, लोग डरते थे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, डरते थे इतना कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जाके करेंगे क्या, नहीं समझ में आएगा। उस समय से हम लोगों ने शुरू किया और आज के डेट में हर घर तक लगभग है। और उम्मीद, उस समय तो एक साल में हमारे पास 100, 120, 150 स्टूडेंट निकला करते थे, है ना। लेकिन आज के डेट में हम लोगों के पास जो विद्यार्थियों की संख्या है ना, वो 500+ में है आज के डेट में एक चीज़ में। हालांकि उसके अलावा डिजिटली रूप से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सा ऐसा प्रोजेक्ट चला, जैसे पहले NDLM चला, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, हमारे प्रधानमंत्री साहब का। तो उस योजना के तहत 1500 से 1600 लड़के एक बार में लिटरेसी में आते थे, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते थे। उसमें डिजिटल साक्षर बनाने का हम लोगों का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से हम लोग इस पे काम किया करते थे। तो हर साल उसके बाद 2014 के बाद 15 के बाद हम लोग हर साल डिजिटल साक्षर के रूप में हमेशा जो है काम किए हैं। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि हर साल जो है 1000+ में डिजिटल साक्षर में और रेगुलर स्टूडेंट में रहे हैं। 400, 300, 400, 300 एक एवरेज रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2012 से लेकर के 22 तक में लगभग 10,000+ लोग होंगे जो आपके इंस्टीट्यूट से मतलब डिजिटली साक्षर हुए होंगे ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद फिरोज सर को इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने के बाद
कभी ऐसा लगा हो कि हम इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिस उद्देश्य के साथ इस इंस्टीट्यूट को हमें यहाँ स्थापित किए हैं, कभी एक दिन ऐसा लगा हो कि हमको इससे वापस हो जाना चाहिए, हमसे ये नहीं हो सकता है, चाहे संसाधन की कमी है, चाहे बच्चे नहीं आ रहे हैं, चाहे जो भी समस्या आ रही हो, वैसा अगर कोई एक दिन याद कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं है। शुरुआत में जब हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट्स को एस्टेबल किया, तो जैसा बताया आपको कि हमारा वीज़ा लग चुका था, हम मेडिकल करा के लखनऊ से यहाँ पे आ चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद हमारे पिताजी जो है वो बोले कि विदेश जाना है, क्योंकि उस समय पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता था गार्जियनशिप के लिए भी, और वो लोग बोले कि यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, इतना पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है। हम उस समय आए तो 2014 तक हमने ऐसा समझा कि नहीं, हमारे गार्जियन सही कह रहे थे, हमको चला जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तक हम लोग सिर्फ जो है इनकम बेस को नहीं देखते थे। हमको नहीं लगा कि कहीं से जो है पारिवारिक खर्चा चलाने लेने के लिए भी वैसा इनकम इंस्टीट्यूट से नहीं हुआ करता था। समाज चला करता था, अपने लोग चले करते थे, अपने जानने वाले लोगों के बच्चे पढ़ लिया करते थे, ये चीज़ें दिखाई देती थी। लेकिन उसके बाद से जो गवर्नमेंट की योजना आई, ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की योजना आई, तो गवर्नमेंट की योजना आई तब से जा कर के हम लोगों को लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में जुड़ कर के काम करना चाहिए, और अब ये बेहतर होगा हम लोगों को जानने के लिए, ये बहुत बेहतर होगा। तो उस समय शुरुआत में कुछ दिनों तक तो लगा, ऐसा था कि जब हम लोग इंस्टीट्यूट्स को लेते तो हमारे फादर हमसे जो है कुछ दिनों तक बात नहीं किए थे, ये ऐसी स्थिति थी। उनको लगा कि हम एक बेहतर चीज़ छोड़ करके इस फील्ड में क्यों आ गए। लेकिन आज ऐसा होता है कि जब हमारे फादर भी मिलते हैं तो एकदम गर्व से बातें होती है और कहते हैं कि नहीं, ये फील्ड बेहतर है, इसको और बेहतर किया जाए। वैसे आप लोग या कोई भी शिक्षक जो भी होते हैं, जिस भी मैंने अपने क्षेत्र में जो लोग भी जो पढ़ाते हैं, चाहे वह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो या फिर सब्जेक्टिव कोचिंग क्लास हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें तो मैंने पैसों की बात ही नहीं करनी चाहिए कि मैंने आप कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं। क्योंकि आपने जो कहा कि मतलब अपने मित्र मंडली के लोग पढ़ लिया करते थे, उनके घर के बच्चे पढ़ लेते थे, अपना समाज चलता था, अपने लोग चलते थे, यही काफ़ी है। और मुझे लगता है कि आप भी ये सोच के नहीं खोले होंगे कि मैं इससे बहुत बड़ा मतलब बिल्डिंग खड़ा करूंगा या बहुत रुपया कमाऊंगा, क्योंकि शिक्षक ऐसा नहीं सोचता है। शिक्षक बस इतना ही सोचता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंचे, आगे बढ़े, इससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। खैर, BKVY स्थापित हो गया, फिर उस तरह पढ़ाई करके BKVY चलाने लगे, बच्चे यहाँ से पढ़ने लगे। उसके बाद BKVY की तरफ से मतलब आगे क्या लक्ष्य है, मतलब आगे कुछ नया अवसर हो बच्चों के लिए, या फिर अपने तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हो, तो ऐसा कुछ अगर सूचना हो तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर दीजिए। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि हम लोगों के पास एक योजना चल रही है, ये BKVY का ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में हर घर के व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर बनाना है, 2 हो 4 हो 10 हो, ये BKVY का प्रोजेक्ट है कि डिजिटल साक्षर बनाना है। डिजिटल साक्षर मतलब क्या चीज़ है? जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप कि हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट का रिचार्ज है, लेकिन वो रिचार्ज और इंटरनेट नेट की जो कैपेसिटी मिल रही है वो ख़त्म किस पे होती है? तो रील्स देखने पे, यूट्यूब देखने पे। हालांकि देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन देखने पे उससे आप देखिए 1.5 GB आपको मिला, 1.5 GB में से आप 1 GB देख लीजिए, 200 MB 300 MB 100 MB काफ़ी है ब्राउजिंग करने के लिए, उसमें सर्च करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि किसी को टिकट करना होता है ना, रेलवे टिकट, तो भारत सरकार ने उसके लिए सुविधा दिया हुआ है। जी जी, कि आप रेलवे के जो है वेबसाइट पे जाइए, IRCTC आपको सुविधा देता है, आप उससे रेलवे टिकट कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे कैसे? पता नहीं है। आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड आपका है कि नहीं है, लिस्ट में है कि नहीं है, कितने आदमियों का नाम जुड़ा है, उसका सारा डिटेल्स ऑनलाइन मौजूद है, आप खुद से देख करके समझ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है जाति आय निवास बनाना है, ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर जाकर के ब्लॉग से ले सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी एबिलिटी दी हुई है। क्या है कि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक अच्छा जानते हैं, रील्स वगैरह अच्छा जानते हैं, इस पे नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। तो इसमें इसको लेकर के BKVY ने एक योजना जो शुरू किया है,
एक प्रोग्राम शुरू किया। उस योजना के तहत क्या है कि एक डिजिटल गांव के नाम से प्रोग्राम है। वो 1 महीने का जो है वो कोर्स है। 1 महीने में उसमें सभी लोगों को डिजिटल साक्षर, ये सारी चीज़ें जो आप जाकर के एक दुकान पे जाते हैं 200-400 रुपया खर्च कर देते हैं, उन सभी चीज़ों को सीखने का अवसर है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पैसे लगने वाली भी कोई बात नहीं है। 149 रुपया रजिस्ट्रेशन का लगता है। 1 महीना वो आदमी सीखेगा, वो व्यक्ति सीखेगा और सीख करके उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड में उसे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलता है। पास आउट करेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं पास आउट करेगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब वो जो पास आउट होने का इसलिए टर्म कंडीशन दिया उसने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कि खास करके वो आदमी पढ़े। और इस योजना के तहत अभी के डेट में 300 प्लस में बच्चे जो है, अभी हम लोग के पास 312 सीट था इसमें, है ना, तो 306 से 7 स्टूडेंट अभी हमारे यहाँ इनरोल है, उसमें जो है योजना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास उस तरीके की एबिलिटी नहीं है, जो उस तरीके के हाई प्रोफेशन चीज़ों में नहीं जा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, उतने हाई फाई इंस्टीट्यूट्स में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था ये चीज़ में रखे हुए हैं। आगे की योजना भी है कि वो लोग एकदम सस्ते लेवल पे आकर के जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोगों का अगर मान के चलिए चला हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से एकदम सस्ता लेवल पे जा कर के वो आईटी सेक्टर में एजुकेशन हासिल कर सके। आगे का टारगेट एक और हम रखे हुए हैं, जैसे अभी उसके लिए हम लोग चालू भी कर दिए हैं, एक प्रोग्राम में हम लोग चालू भी कर दिए हैं। जैसे अपने यहाँ पहले लोगों को जो है सोचना पड़ता था प्रोग्रामिंग के लिए, C++, जावा, ये आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है, SQL वगैरह, PHP, तो ये सब नाम इतना बड़ा है कि लोग बरौली में सोचते ही नहीं है, बरौली में ये कैसे हो जाएगा, लोग ये सोचते हैं। इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2-4-10 लोगों का ट्रेनिंग उसमें चल रहा है। इसके अलावा जैसे वेब डिजाइनिंग का, आजकल एप्स डेवलपमेंट का, ये सब प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और आईटी सेक्टर अभी जो है आज से लेकर के 20 सालों तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम में चलेगा। सबको सीखना है, इसमें जाना है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, इस योजना को भी हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 27 जनवरी के आसपास इस सारी चीज़ों को लॉन्च कर देंगे। 27 जनवरी को हम लोगों का लॉन्च करने का एक प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग हर साल एक ओकेजन मनाते हैं सरस्वती पूजा का। आप लोग भी थे उस समय, भी मना करता था। और उसमें एक अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम करते हैं, मतलब इस संस्था का जो है वर्षगांठ मनाया जाता है उसी दिन। हालांकि है 2 अक्टूबर, लेकिन मनाते हैं हम लोग सरस्वती पूजा के दिन। आज की बार सरस्वती पूजा के एक दिन बाद का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग ये सारे प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे, जिसमें आगे चल करके सॉफ्टवेयर बनाने की जो चीज़ें हैं उसके लिए बरौली के बच्चों को या गोपालगंज के बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े। बिहार के बच्चे, बिहार में आप खोजिएगा जो वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का क्लासेस, तो आपको गोपालगंज में नहीं मिलेगा, सिवान में क्लासेज इसके नहीं हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्च किए हैं, बच्चे पूछा करते थे तो काफ़ी ज़्यादा सर्च किए। पटना में भी है तो उस तरीके का नहीं है कि जो बच्चे सीख करके कहीं जा करके प्लेस हो सके। अभी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिस पे इसका क्लास यहाँ पे मिल ही नहीं सकता है। वैसी क्लासेस का, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्लास, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके इन तमाम अवसरों में और आपके इन तमाम समस्याओं में मैं एक चीज़ आज के भी डेट में देखा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर पढ़ने के नाम से डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात का पता है कि वहाँ पे जाने के बाद पढ़ाई अंग्रेजी में होगी कि हिंदी में होगी। तो इन उहापोह में वे लोग कंप्यूटर संस्थान के इर्द गिर्द भी नहीं घूमते हैं। मैं ये बातें आपसे एक बार मतलब क्लियर करवाना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पढ़ाई हिंदी में हो, या फिर जो बच्चे हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो अगर उनको पढ़ना हो तो उनके लिए क्या साधन है आपके पास? देखिए, साधन का मतलब अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं इसके पीछे में ये बोर्ड है, और जब आप आए तो हमने इसको जो है ऑपरेट थोड़ा बहुत करके दिखाया आपको, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। ये 86 इंच का बोर्ड है। ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, ये कंप्यूटर है। इसको विथ OPS कहा जाता है, बोर्ड विथ OPS। ये 86 इंच का इसलिए लगा है कि इस पे हम लाइव पढ़ाएंगे।
हालांकि इससे पहले 50 इंच का था यहाँ पे, लेकिन क्लास लंबा होने की वजह से दिक्कत हुआ करता था। तो हम लोगों ने 86 इंच का टचेबल लगाया यहाँ पे, और सारी चीज़ें डिजिटली रूप से, जो आप खान सर को देखते हैं पटना में वहाँ पे जो क्लासेस चलते हैं, उस चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे ला करके बरौली के लिए स्टेबल किया है, किसी और जगह के लिए नहीं। और सिर्फ इसलिए किया है, हमने देखा जब हम क्लास कराते थे, ज़्यादा इंग्लिश में बोलने के बाद बच्चे जो है वो इधर उधर गर्दन घुमाना शुरू कर देते थे, समझ में नहीं आता था। तो लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज हम लोगों ने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसको हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाने के व्यू को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस बोर्ड को लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद क्या है कि जो लड़का को पढ़ना है, जो लैब करना है, वो यहाँ पे उसे लाइव हम दिखाते हैं। अब लाइव दिखाएंगे, लाइव जाकर के वो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हिंदी लैंग्वेज में ही हम पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आप इसी चीज़ को समझते हैं कि सिर्फ हिंदी पढ़ने से कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर का काम चल जाए तो संभव नहीं है। इसलिए हम उनको टेक्निकल लैंग्वेज ही है। इंग्लिश में आपको ये रीडिंग लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज नहीं है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अब मोबाइल कोई आदमी चलाता है तो ज़रूर जो है टेक्निकल लैंग्वेज को समझता है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं कि फेसबुक जो है ऐसा है, इस तरीके से क्लिक कीजिएगा काम हो जाएगा, यूट्यूब ऐसा है, इस तरीके से क्लिक कीजिएगा काम हो जाएगा, है ना। तो वो उस तरीके से समझते रहते हैं। और आजकल के बच्चों को तो समझाना ही नहीं पड़ेगा। जो बड़ा है थोड़ा सा, उसके ज़माने में बचपना में कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो 6 साल 7 साल 5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसके लिए तो मोबाइल काफ़ी है। वो दीजिए ना, वो खोल करके आपको दे देगा सारा चीज़। तो लैंग्वेज काफ़ी ईजी हो गया है कंप्यूटर का, और हम लोगों ने और उसे ईजी करने का काम किया है। हिंदी प्लस इंग्लिश। आप पहले इंग्लिश में पढ़िए, नहीं समझ में आता है आप हिंदी में पढ़िए, दोनों समझ में आता है दोनों में पढ़िए। हमारी ये कोशिश होती है कि 1 साल अगर हमारे पास कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी भी प्रोग्राम में, तो 1 साल में वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख जाए। ये हमारी कोशिश होती है, और उसमें उसको रिटन लैंग्वेज भी आ जाए, लिखने के लिए भी आ जाए, पढ़ने के लिए भी आ जाए, कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाए। ये तीनों चीज़ में हम लोग जो है ध्यान रखते हैं। इन तमाम बातचीत में हालांकि फिरोज सर कभी किसी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे कार्यक्रम में अतिथि हैं। इसके बावजूद फिरोज सर को मतलब किसी भी मुद्दे पे बेबाक बोलते हुए सुनते होंगे। तो हालांकि बतकही का यह विषय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग आपके शिष्य भी हैं, और आप सोशल मीडिया के एक्टिव मतलब उपयोगकर्ता हैं। तो जैसे कि अभी मेरा सवाल कुल मिलाकर के यही है कि जो अभी सोशल मीडिया पे पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन भी हो, सरकार सोशल मीडिया को सिक्योर कर देगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये आपका भी चैनल उसमें शामिल होगा। आप जिस हिसाब से सिक्योर होना पड़ेगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। जितने भी अनगढ़ बातें होती हैं, जो भी उल्टा सीधा होता है, आप उठा करके देखिए, सोशल मीडिया छोड़ करके कहीं और से होता है? कभी नहीं होता है, ना ही होने वाला है। सोशल मीडिया ने, हालांकि फेसबुक ने इस चीज़ को लाभ ही दिया है, यूट्यूब ने तो काफ़ी चीज़ों को जो है बदलाव कर दिया। ये बदलाव क्या कर दिया है कि आप अपने आईडी को पहले वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको चलाना पड़ेगा। अभी बहुत लोग वेरीफाई के बारे में नहीं जानते हैं, किए भी नहीं होंगे क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं लगी है। हम आपको बता दें कि 2006-07 से, ऑलमोस्ट 2006-07 से हम फेसबुक को यूज कर रहे हैं। उस समय 2G हुआ करता था, वो भी 2G के नाम पर अलग चीज़ें थी। वहाँ से लेकर के एक आईडी फेसबुक की आज तक हमारी चलती है, आज तक हम लोग उसको चला रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे पेज हैं जिसको हम लोग चलाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो। अभी के डेट में आप एक छोटा मोटा नाम, बिहार में जब लॉकडाउन लगा तो एक नाम था खान सर, कोई जानता नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो खान सर को पूरा ऑल ओवर जो है भारत जान गया, वर्ल्ड तक उनकी पहुंच हो गई।
और आज के डेट में यूट्यूब में भारत में उनका क्या प्लेटफॉर्म है और कितने नंबर रैंक पे आते हैं आप लोग बखूबी जानते हैं, लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब का ही, ये सोशल मीडिया का ही ना देन है और कहीं का देन नहीं है। सोशल मीडिया में जब से यूट्यूब ने क्या किया कि यूट्यूब ने आपको एक दिया कि पैसा आपको मिलेगा, इसमें लोगों के दिमाग में ये बातें आ गई कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं। अब लोगों के दिमाग में जब बात आ गया ना, तो मनमीत कुमार अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उन कहीं पे शेयर कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में जानते हैं क्या बैठे रहता है, पैसा कमाएगा बस कि मनमीत के पास अब पैसा आ जाएगा। हालांकि उस पैसे को कमाने के लिए उस व्यक्ति का एक योगदान है, जरूर एक योगदान है कि उस व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब किया। उस व्यक्ति का योगदान यह है कि चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से लोगों के बीच में मोटिव हुआ, ये जरूर योगदान है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पैसा उनके जेब से आ रहा है, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनके जेब से आ रहा है, यूट्यूब ने दिमाग में भर दिया है, कुछ नहीं किसी का जाता है। जाहिर सी बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास जितना भी आपको लिस्ट आता है, रिक्वेस्ट आता है, लोग भेजते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हम देख लेते हैं कि इस पर है, उसको सब्सक्राइब कर देते हैं। ये इसलिए कर देते हैं ना क्योंकि उस सब्सक्राइब करने की वजह से हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाता है। आप भी सब्सक्राइब हमको कीजिए, हम भी आपको सब्सक्राइब करें। आप 100 आदमी को सब्सक्राइब किए, 100 आदमी आपको सब्सक्राइब किए, आप 100 आदमी को फॉलो किए, 100 आदमी आपको फॉलो किए, इसमें आपके पास से भी कुछ नहीं जा रहा है, किसी और के पास से भी कुछ नहीं जा रहा है। दोनों आदमी एक साथ ग्रो कर सकते हैं, जिसके पास जैसा टैलेंट होगा उसको उसके हिसाब से ऑडियंस भी मिल जाएंगे, ऑडियंस भी मिल जाएंगे और सेपरेट ऑडियंस मिल जाएंगे कि आपको भाई किस क्षेत्र में जाना है। बस आपकी जो अदाएं हैं वो समाज में आपके हिसाब से एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। रखना है, इसमें नहीं रखने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ये कोई सोचे कि नहीं मनमीत कुमार हैं, आ गए हैं, आकर के जो है कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कमाने का उपाय लगा दिए, पैसा कमाने का उपाय, कम पैसा कमा लेंगे। वो आदमी जानता है कि नहीं, ये 1 महीना अगर ऐसा कर दिए ना तो इनके घर जो है 3 ताला हो जाएगा, 4 बोलेरो स्कॉर्पियो खड़ा हो जाएगी। इस चीज़ से उसको फर्क पड़ता है, बाकी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पैसे की मेंटालिटी किसी को निगेटिव बना देती है। सोशल मीडिया हम अभी आपसे कहते हैं कि एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, और हम तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सभी लोगों से ये जरूर कहेंगे कि आप किसी के का भी चैनल हो, कोई भी पेज हो, आप जरूर उसे फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाता है। एक दूसरे को जब करने लगेंगे ना तो यूट्यूब सबको पैसा देगा, किसी एक को नहीं देगा। किसी एक के लिए थोड़ी रखा है जी, नहीं, वो सबके लिए, सबको देगा। आप भी कमाइए, वो भी कमाएगा, वो भी कमाएगा, आपके घर से ना जाता है ना उसके घर से जाता है। सोशल मीडिया बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, सब आदमी पैसा कमा सकते हैं, सबके पास इनकम का जो है सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना अपना कंटेंट्स लोग रखेंगे, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाने का कंटेंट्स रखेंगे। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकारिता का रखेंगे। आप इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू सेशन का रखेंगे। कोई आदमी दुकान चला रहा है, वो अपने दुकान का बनाएगा। आपके पास यूट्यूब के पास क्या चाहिए, आप जो करते हैं उसका एक वीडियो बना दें। अब जैसे कोई कहेगा कि हम खाना बनाते हैं, हम क्यों डाल दें? हम खाना बनाते हैं तो हम दूसरे किसी को सब्सक्राइब क्यों करें? हम कहेंगे कि भाई साहब आप जो है खाना भी बनाते हैं ना, उसके लिए एक चैनल बना लीजिए। आप खाना बनाइएगा ना, दोनों को एक वीडियो बनाइए कि ये जो है चिकन ऐसे बनता है, मटन ऐसे बनता है, पुलाव ऐसे बनता है, सब्जी ऐसे बनता है, इसका सब्जी रोज जहाँ जाइए उसका एक वीडियो बनाइए, आप डाल दीजिए। एकदम लोग जो है उसको देखेंगे ही देखेंगे, नहीं देखने का सवाल नहीं। आपको जो आता है वो कर रहे हैं कीजिए, उसका एक वीडियो बनाइए, आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। किसी का कॉपी नहीं, किसी का कॉपी नहीं डालिए, कॉपी करके अपने अंदर से उस चीज को करके दिखाइए, डालिए। लेकिन दूसरे किसी ने कोई चीज डाला हुआ है उसको जो है डाउनलोड करके डालने वाला सिस्टम नहीं, इस चीज को नहीं करना है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में जो पत्रकारिता हो रही है उस पे कुछ कहना हो तो? अच्छा, पत्रकारिता के बारे में देखिए, पत्रकारिता के बारे में ये बहुत अच्छा एक लेख है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जितने भी पत्रकार आएंगे
आज नहीं तो कल हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे जो है प्रतिबंध आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है, ये क्लोज होते जाएगा। वही आदमी टिकेगा जिसके पास सारे हथियार होंगे। हथियार का मतलब कि डॉक्यूमेंट्री सारी चीज होंगी, बाकी लोग नहीं टिकेगा। पत्रकार जितने भी बनेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्यूमेंट्री या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको मिल जाएगा, किसी और को नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। सब आदमी उस प्रोसीड्यूर को फॉलो करेगा, मिलेगा। पत्रकारिता में जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम कहेंगे बहुत ही आप बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर चीज़ है, करना चाहिए, नहीं का सवाल नहीं है। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप लोकल की जो चीज़ें हैं, आप अपने अपने क्षेत्र की चीज़ें जो हैं वो लोगों के बीच में ज़रूर पहुंचा देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज, एक जो है सूचना आप पहुंचाते हैं, कोई और नहीं पहुंचा सकता है इस चीज़ को, ये आप जैसे लोग ही पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए तो चाहिए आदमी। और पत्रकारिता में अब बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं कि फलाना आ गया तो दूसरे का कॉपी करेगा। सब आदमी कॉपी करके आता है, कोई डायरेक्ट बना के नहीं आता है। किसी को भी आप उठा के देखिएगा पत्रकार में, वो सब आदमी उसी तरीके का आता है, नहीं का सवाल नहीं है। तो कॉपी तो होना ही है। एक काम में अब आप जो है एक दुकान खोलिए, उसी के जैसा दूसरा कोई दुकान खोलिए तो आप कहिएगा कॉपी कर लिया है, वो बिजनेस है ना, तो करेगा, आज नहीं तो कल करना ही करना है। तो इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, हम तो उन लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग आइए। जितने भी लोग आने वाले लोग हैं आइए, आज नहीं तो कल सब लोग आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या करना है, तो जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स है वो कहीं ना कहीं से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जब प्रतिबंध लगेगा तो सबसे पहले ही खोजा जाएगा कि आप मास कम्युनिकेशन किए हैं कि नहीं किए हैं। और मतलब हमारे तरफ से ये चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश में हैं कि BKVY मास कम्युनिकेशन का कोर्स लॉन्च करें। अगर करेगा तो बहुत से हमारे लोग हैं जिन लोगों का इसमें जो है उद्धार हो जाएगा। बेहतर विकल्प है ये। मतलब कुल मिला के सोशल मीडिया पर पत्रकारिता लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बेहतर चीज़ है। चलिए हम इस बातचीत के क्रम को अब अंत करेंगे। उससे पहले हम फिरोज सर से यह जरूर जानेंगे कि अभी अपने तरफ से युवाओं के लिए अगर कोई संदेश देना हो तो क्या देंगे। यह सवाल इस परिप्रेक्ष्य में है, चाहे यह बात मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि अभी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और अभी के समय में मैं देख रहा हूं कि तमाम युवाओं की जो ऊर्जाएं हो वो कहीं किसी गलत दिशा में खर्च हो रही है। और मुझे लगता है कि युवा एक शक्ति है और उसे सही दिशा में खर्च करे तो अपने भविष्य के लिए भी और समाज के लिए भी बेहतर कर सकता है। तो अगर फिरोज सर के तरफ से और पूरे BKVY परिवार के तरफ से देश के युवाओं को और कोई संदेश देना हो तो क्या देंगे? देखिए, हम युवाओं को ये संदेश जरूर देंगे कि युवा इस देश के भविष्य हैं। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं उसमें मजबूती से जाएं। बाकी सारी चीज़ें होते रहती हैं जो आपके रास्ते में आएंगी, बहुत सी चीज़ें रोकेंगी। यंग जनरेशन के साथ आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी ये बीमारी है कि वो किसी के पीछे चलने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं वो लोग किसी के पीछे नहीं चले, वो खुद इस काबिल बन जाएं कि लोग उनके पीछे चलें। यही संदेश है, ये संदेश है। और एक संदेश मेरा रहेगा कि ये जो शाम है वो बदलेगी ज़रूर और खुलेआम बदलेगी, लेकिन अगर युवाओं ने IT सेक्टर में मेरा साथ दिया तो हम कहते हैं कि इस बरौली की शिक्षा व्यवस्था सरेआम बदलेगी। क्या बात है। सर ने इस शेर के माध्यम से जो कहा, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। अगर फिरोज सर से इस कार्यक्रम में तमाम बातचीत के बाद अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं शेर के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल हमारे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल हमारे, अब तो कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। तो ये राहत इंदौरी का शेर था और कहीं ना कहीं सर के शेर के माध्यम से, चाहे मैं भी अपने शेर के माध्यम से उन युवाओं से बस यही कहना चाहता था जो शेर का मिला जुला कर के अर्थ है। तो हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करेंगे। धन्यवाद।